करने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा डेटा हैंडलिंग, वो एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बेस्ड है। सो डेटा हैंडलिंग क्या होता है, हम लोग ये थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे सारे मैथ के टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर होता है डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना। तो उस टाइप के हम चैप्टर को क्या बोलते हैं, डेटा हैंडलिंग। डेटा को अच्छे तरीके से हैंडल करना, उसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना, ताकि अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़े उस डेटा को देखने की तो हमें कहीं बिखरा बिखरा ना हो डेटा, हम लोग उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से, अच्छा ये वाला डेटा इस टाइप का यहाँ पे है, ये वाला डेटा इस टाइप का यहाँ पे है, तो हम लोग अच्छे से उसे अपने मन से पिकआउट कर सकें और हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो डेटा को लाइक इधर उधर सब फिर से सेपरेट करने की। ठीक है। सो डेटा मतलब यहाँ पे क्या, डेटा मतलब यहाँ पे कुछ चीज़, जैसे कि सेलर के लिए डेटा क्या हुआ, सेलर के लिए डेटा हुआ हमारे, जैसे कि अगर वो वेजिटेबल सेलर है उसके लिए हुआ हमारा, जितने भी वेजिटेबल है, अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स आते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा वो वेजिटेबल्स कैसे अरेंज करता है, उसका जो रैक होता है, स्टैक होता है, उस पर वो यहाँ पे हमारे जैसे मान लीजिए ऑरेंजेस रखेगा, यहाँ पे हमारे पोटैटोज़ रखेगा, टोमेटो रखेगा, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज रहता है ना कि एक ही जगह लाया और सब कुछ रख दिया। तो ऐसे क्या होगा, उसको उसे बाद में मतलब लेने के और दूसरे को सेल करने में दिक्कत होगी, है ना। तो इसीलिए हमें डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना चाहिए। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी बहुत सारे हमारे पास टाइप होते हैं। तो बोथ हमारे पास क्या टाइप होते हैं, पिक्टोग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है। तो पिक्टोग्राफ पहले देखते हैं क्या होता है। पिक्टोग्राफ मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसमें हम लोग चीज़ों को पिक्चर के रूप में हम लोग उसे एक ग्राफ बनाते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं पिक्चर के हिसाब से, इसीलिए उसका नाम क्या होता है, पिक्टोग्राफ। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे कि हम लोग वही स्टैक वाले का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक सेलर है, उसके हमारे पास कितने सारे स्टैक्स हैं, हमारे पास यहाँ पे मान लो 3 स्टैक्स हैं। तो इसको कैसे एक पिक्टोग्राफ में करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, पिक्टोग्राफ में करने के लिए हमें पहले देखने पड़ेंगे कि इसमें कितने ऑरेंजेस है। पहले हम ऑरेंजेस लेते हैं, हमें देखने पड़ेंगे इसमें कितने ऑरेंजेस है। मान लीजिए हमारे पास इसमें ऑरेंजेस कितने हैं, हमारे पास 20 ऑरेंजेस हैं। फिर हमारे पास एप्पल कितने हैं, हमारे पास एप्पल 15 है। एंड हमारे पास मैंगोज भी 20 है। हमारे पास ये पूरा डेटा हमने ले लिया है, रॉ डेटा। ठीक है। अब हमें इसे पिक्टोग्राफ में से कन्वर्ट करना है। इस डेटा को कैसे हम लोग एक पिक्टोग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, तो इस डेटा को पिक्टोग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास 20 ऑरेंजेस है, तो हमको लगातार 20 ऑरेंजेस बनाने पड़ेंगे, 20 ऑरेंजेस पूरे एकदम अच्छे से बनाने पड़ेंगे, तब जाके हमारा जो डेटा है वो कंप्लीट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पिक्टोग्राफ में क्या करना पड़ता है, जैसे हम लोग लाइन ग्राफ में या बार ग्राफ में स्केल लेते हैं ना, कि हमारे पास 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 20 मैंगोज, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 20 टी शर्ट्स, ऐसे करके लेते हैं। तो इसमें भी हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 1 ऑरेंज इज इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा, 5 ऑरेंजेस। ठीक है ना, मतलब 1 ऑरेंज यहाँ पे हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5 ऑरेंजेस को रिप्रेजेंट करेगा। इस पूरे स्केल का हम ये डेटा ले लेंगे। फिर हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हमें लिखना पड़ेगा, हमें इस टाइप का एक डेटा बनाना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे ऑरेंजेस लिखना पड़ेगा एंड उसके बाद हमें लिख देना पड़ेगा 5। हम लोग यहाँ पे कितने बना लेंगे, 4 ऑरेंजेस बना लेंगे, क्योंकि 1 ऑरेंज रिप्रेजेंट 5 ऑरेंजेस। तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, 4 ऑरेंजेस बना लेंगे। ठीक है, हम लोग 4 ऑरेंजेस बना लेंगे, तो वो हमारा 20 के बराबर हो जाएगा। एंड अब हमें पूछा है एप्पल के लिए, तो अब हम क्या लिखेंगे, पहले हम एप्पल लिख देंगे, फिर हम कितने बनाएंगे ऑरेंजेस, यहाँ पे एप्पल्स बनाएंगे, हम यहाँ पे 3 एप्पल्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3 एप्पल्स बनाएंगे। फिर अगर हमको फिर अब मैंगो बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैंगो को लिखना पड़ेगा एंड उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मैंगो को हमें 4 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1 मैंगो इज इक्वल टू 4 मैंगोज। ठीक है ना, 20 मैंगोज, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4, इसको मैंगोज बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इसी टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हमें स्केल लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते, कभी कभी 100 के क्वांटिटी में आते, कभी कभी 1000 के क्वांटिटी में आता है। तो आपको स्केल में यहाँ पे लेना पड़ेगा 1000 मैंगोज इज इक्वल टू 500, ऐसे करके आपको स्केल लेना पड़ेगा। ठीक है ना, सो पिक्टोग्राफ में इसी टाइप का होता है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट सब टॉपिक।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है, बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ आप लोगों को पता होगा, ये भी हम लोग बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं। बार ग्राफ मतलब कुछ इस टाइप का हमारा वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस जो हमारा नीचे वाला लाइन होता है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एंड जो हमारे ऊपर वाला लाइन होता है जो ऊपर की तरफ फेस करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो बार ग्राफ में ये दोनों चीज़ें भी जब हम बार ग्राफ एग्जाम में लिखेंगे, बनाएंगे, तो अगर आपने वाई और एक्स एक्सिस भी नहीं लिखा होते तो हाफ मार्क्स कट जाते हैं बहुत से स्कूल्स में, ठीक है। तो वो भी लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नीचे वाला हमारा एक्स एक्सिस होता है, ऊपर वाला हमारा वाई एक्सिस होता है, एंड उसी के बीच में हम लोग नंबर्स एंड डेटा को प्लॉट करके हम लोग यहाँ पे एक बार ग्राफ बना लेते हैं। तो हम लोग उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास 3 to 4 हमारे पास चिल्ड्रेंस है, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास उनके नाम है, हम लोग नाम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, एंड उसके बाद उनने कुछ मार्क्स स्कोर किए अपने एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट राज, देन हम लोग लिख देते हैं रीता, देन राम, देन सीता, ठीक है। हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं एंड उन्होंने कुछ अपने एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर किए हैं। तो हम यहाँ पे दूसरी साइड में क्या लिख देंगे, मार्क्स स्कोर्ड, ठीक है। तो इस साइड में हम मार्क्स कोड रहेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं आप लोग, चिल्ड्रंस भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप अपने मन का लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, मार्क्स कोड, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा, हमें कुछ बार ग्राफ में यहाँ पे डाटा दिया जाता है, तो अब हमें उस डाटा को देख के यहाँ पे कुछ हमें नंबर्स को प्लॉट कर देना होगा। पहले हमें देखना होगा टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम था। मान लीजिए टोटल हमारा 50 मार्क्स का एग्ज़ाम था, तो हम लोग टॉप में 50 लिख देंगे, देन हम लोग उसी को कंटिन्यू करते करते यहाँ पे हमारा 0 रहेगा, देन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 45, देन 40, देन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 35, देन 30, देन हमारे यहाँ पे हो जाएगा 25, देन 20, एंड कंटिन्यूसली हम लोग नीचे लिख देंगे यहाँ पे 15 एंड देन 10, ठीक है ना। तो इसी टाइप का हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे। फिर अब हमको क्या करना है, अब हमें डाटा में देख देख के करना है कि हमें कितने स्कोर्स हमारे कितने लड़कों को आए, फिर स्टूडेंट्स को आए। तो अब हम यहाँ पे मान लो हमको रीता को हमारे पास 30 आए, देन हमारे पास 35 आया, उसके बीच में हमारा 37, इस टाइप के हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमारा जो एक ब्लॉक रहता है हमारे उस ग्राफ में, तो वो ब्लॉक में कितने सारे पार्ट्स रहते हैं, 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4। उस ब्लॉक्स में बहुत सारे, एक जो हमारा ब्लॉक होता है हमारे ग्राफ शीट का, उस एक ब्लॉक में बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो ये हमारा जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये 5 रिप्रेजेंट करता है। एंड जब हम लोग यहाँ पे 1 बोलते हैं, 2 3 एंड ऐसे हम लोगों का यहाँ पे पूरा 10 तक रहता है, ठीक है ना। जो छोटा हमारा ब्लॉक होता है ग्राफ में पूरा 10 तक रहता है, ऊपर तक एक ब्लॉक, सिर्फ हमारे पूरी ग्राफ शीट का एक ब्लॉक में इतने छोटे छोटे लाइन्स रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग मान लो हमारा राम का 50 टोटल मार्क्स आ गए, तो इसी तरीके से हम लोग पूरे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब हमारी बात आती है, ये हम बार ग्राफ कब बनाएंगे, जब हमें किस किस के मार्क्स बताए होंगे, सब्जेक्ट्स भी तो होते हैं ना। तो अगर हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट का मार्क्स बताया जाएगा तभी हम लोग इसको बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमें मतलब 2 सब्जेक्ट्स का बताएंगे तो हम लोग कैसे यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स का दिखा सकते हैं एक ही बार में, तो उसी के लिए बनता है हमारा डबल बार ग्राफ। अब आपको इसी में दिया हुआ है 2 सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। मान लीजिए रीता को हमारा क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम रीता को 35 आया, एंड उसके बाद मैथ्स में उसे क्या आ गया, उसे 25 आ गया। तो इसी में हम लोग दोनों को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। एंड इसके ऊपर हम लोग क्या लिख देते हैं, मैथ्स, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंग्लिश जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट था। तो ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ तब इंपॉर्टेंस में आता है जब हमें किसी 2 इन्फॉर्मेशन को, जैसे 2 सब्जेक्ट्स हो गए, 2 चीज़ों को अगर एक ही हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता है, तब हम डबल बार ग्राफ यूज़ करते हैं। देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स क्या होता है, वो भी हमारे डेटा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। तो टैली मार्क्स में हम क्या करते हैं,
मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल के रूप में इसको अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, स्कूल में हमारे क्लब्स होते हैं, ठीक है ना। तो स्कूल में जब क्लब्स होते हैं तो बहुत सारे टाइप के क्लब्स होते हैं। आर्ट होता है, अगर किसी को मैथमेटिक्स पढ़ना है, किसी को साइंस पढ़ना है, तो मैंने यहाँ पे वो 3 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। एंड हम लोग यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में, क्लासेस में। तो अब कुछ स्टूडेंट्स को जाना है आर्ट में, कुछ स्टूडेंट्स को जाना है मैथ वाले क्लब में, किसी को जाना है साइंस वाले क्लब में। तो अब हम उसे कैसे टैली मार्क में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो पहले यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम लोग, हमको टेबल पहले से दिया होता है, ये तो हमको खुद से बनाना होता है ना। टेबल में मान लीजिए हमको दिया हुआ है आर्ट में हमारे कितने सारे बच्चे जाने वाले हैं, आर्ट में हमारे जाने वाले हैं 6 स्टूडेंट्स। एंड हमारे मैथ्स में कितने जाने वाले हैं, मैथ्स में हमारे जाएंगे ऑलमोस्ट 5 स्टूडेंट्स। एंड साइंस में हमारे जाने वाले हैं 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये हमने 3 डेटा ले लिए इन तीनों के। अब हमें इसे किस में रिप्रेजेंट करना है, टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है। तो टैली मार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम वो देखते हैं। तो जब आर्ट होता है, आर्ट में आपको क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि 1 यहाँ पे लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, 1, ठीक है। 1 लाइन इज इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया, पहले 1 2 3 4 तक तो ठीक हो गया, लेकिन आपको 5 आगे नहीं बनाना है। आपको 5 क्या कर देना है, इसे कैंसिल ऐसे करके आपको बना देना, तब आपको क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको अब 6 बनाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे एक और बनाना पड़ेगा। एंड मान लीजिए अगर आपको 10 दे दिया, तो 10 आप कैसे करेंगे, 1 2 3 4, फिर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, एक लाइन बना देना है। आपको 5 के बंच में ही इसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या बन गया, 10 बन गया, लेकिन यहाँ पे हमारे से 6 ही मांगा है, तो हमने यहाँ पे 6 कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा 5 हो गया। देन 2 के लिए डायरेक्ट हमें सिर्फ 1 एंड 2, ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहले फ्रीक्वेंसी को समझते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या देती है हमें, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। पर्टिकुलर एंट्री का मतलब एक चीज़ कितनी बार, पर्टिकुलर चीज़ कितनी बार एंट्री अकर कर रही है, वही पर्टिकुलर चीज़ कितनी बार अकर कर रही है, तो उस चीज़ को हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो यहाँ पे टैली मार्क्स में लोग फ्रीक्वेंसी करके लिखते हैं हमेशा एंड वाले कॉलम में। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगा, हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 हमारा 1 लाइन हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 स्टिक मान लो, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था। एंड यहाँ पे हमारे पास 6 है ना, तो पर्टिकुलर एंट्री यहाँ पे कितनी बार अगर कर रही है, 6 बार अगर कर रही है, तो हमने 6 लिख दिया। यहाँ पे पर्टिकुलर एंट्री कितनी बार अगर कर रही है, यहाँ पे 5 टाइम्स अगर कर रही है। जो डेटा में दिया रहता है वही हमको यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। एंड फिर हमको नेक्स्ट क्या दिया है, 2 बार ये एंट्री अगर कर रही है। तो अब टैली मार्क्स में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। हमको पहले टैली मार्क्स में कैसे देते हैं, सो हम लोग इजी क्लासेस में पढ़ देते हैं, तो हमें पहले लाइक ग्राफ बना के हमको पहले एक टेबल बना के दे देते थे कि आर्ट में इतने बच्चे जा रहे हैं, मैथ में इतने बच्चे जा रहे हैं, साइंस में इतने बच्चे जा रहे हैं, बस आपको टैली मार्क बना के टेबल बना देना है, ये आपको करना पड़ता था। लेकिन अब आपको क्या देंगे, जैसे कि मान लो हमको इसी चीज़ का हमें करना है आर्ट मैथ्स एंड साइंस का, हमें स्टूडेंट मतलब आर्ट एंड मैथ्स एंड साइंस का हमें क्या करना है, टैली मार्क बनाना है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में लाइक ऐसे इस टाइप का दिया रहेगा, देखिए आर्ट साइंस ऐसे करके बहुत सारे आर्ट साइंस मैथ ऐसे ही करके आपके बहुत सारे क्वेश्चन में भी है, ऐसे ही ग्रुप ऑफ बंच दे दिया रहेगा। आपको उसे काउंट करके आपको उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिखनी पड़ेगी, काउंट करके आपको उसकी टैली मार्क्स भी लिखनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए कुछ पेट शॉप में कोई बच्चा गया, मतलब पूरे बहुत सारे लोग कस्टमर्स आ रहे हैं, तो एंड में नाइट में जब उस स्टॉप का डेटा बनता है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अभी आपके क्वेश्चन में कैसे दे रखे हैं कि
बहुत सारे हमारे मतलब रैबिट्स के नाम दे देंगे, उसी में जंबल रहेंगे हमारे मतलब मान लीजिए पैरट के नाम रहेंगे, इस टाइप के जंबल रहेंगे, आपको उसी में से उसको क्या करना पड़ेगा, काउंट करिए, आप उसको टैली मार्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये था हमारा टैली मार्क कैसे बनाते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया। तो एक और चीज़ हमारी बच जाती है रॉ डेटा। तो रॉ डेटा क्या होता है, एक ऐसा डेटा जो क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। उसका डेटा बनाने से पहले वो डेटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को हम क्या बोलते हैं, रॉ डेटा, ठीक है। रॉ डेटा, RAW, रॉ डेटा, ठीक है, हम उसे रॉ डेटा बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा क्या होता है, ये हमारा नया कॉन्सेप्ट है, ये हमने पहले नहीं पढ़ा है, अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा क्या होता है, एक ऐसा डेटा जिसमें आपको इस टाइप के कुछ नंबर्स दिए जाएंगे जो ग्रुप्ड होंगे, जैसे कि 0 to 1, ऐसे इंटरलिंक होंगे, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4, इस टाइप के आपको ग्रुप दिए जाएंगे। तो इस टाइप के जो डेटा होता है ना, इस पूरे डेटा को हम बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। इस पूरे डेटा को हम बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा, जिसमें इस टाइप के कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स जैसे बने रहते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल डेटा में हमारा क्या होता है, ये ग्रुप्स नहीं बने रहते। नॉर्मल डेटा में सिर्फ एक नंबर रहता है ना, जैसे कि 5 हो गया, 10 हो गया, कुछ भी। लेकिन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा में क्या होता है, हमारे यहाँ पे ग्रुप्स बने रहते हैं, एंड इस पूरे डेटा को हम बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। लेकिन इस जो छोटे छोटे हमारे ग्रुप्स बनते हैं, यहाँ पे जो मैंने रेड से किया, ये जो हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं, इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इन ग्रुप्स को, हम क्लास इंटरवल्स बोलते हैं, ना कि इस पूरे डेटा को हम बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। एंड इन छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं, हमारे ग्रुप हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स, ठीक है। क्लास नहीं, जैसे आपको स्कूल का क्लास नहीं, वो नहीं, क्लास इंटरवल्स इसका नाम है, ठीक है। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब नंबर इस टाइप के हो गए तब हम इसको कैसे फॉर्म करेंगे, क्या बोलते हैं, डेटा में कैसे फॉर्म करेंगे, बार ग्राफ कैसे बनाएंगे इससे। तो उसके लिए भी हमारे पास एक नया टाइप बार ग्राफ आता है। इसको बार ग्राफ नहीं बोलते हैं हम, इससे बोलते हैं हम हिस्टोग्राम, ठीक है। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम भी एक नया टाइप होता है हमारे किसका, बार ग्राफ का। लेकिन जैसा कि आप लोगों को बार ग्राफ में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि हमारे बार ग्राफ में क्या होता है, हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या होता है, जो आपका स्लैंटिंग नीचे वाला लाइन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, एंड जो आपका अपवर्ड जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमारा इसमें जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रहता है वो इसमें सेम रहता है। लेकिन क्या होता है, जो आपका डेटा होता है वो क्या हो जाता है, हमारा गैप में हो जाता है, उनके बीच में क्या हो जाता है, गैप होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। दो डेटा के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, देख सकते हैं आप लोग बार ग्राफ में ऐसा होता है। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में सारे एकदम से अटैच रहते हैं, ठीक है ना, इंटरलिंक रहते हैं। अब वो इंटरलिंक क्यों रहते हैं, बिकॉज ऑफ क्लास इंटरवल्स। अब क्लास इंटरवल्स की वजह से क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या ये शो कर रहा है, 0 to 1 एंड 1 to 2। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए 0 to यहाँ पे 1, 1 to 2, ये सारे इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना। ऐसे 0 to 1 में हमारा, अब हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोग किसी लाइक ठंडे कंट्री का हम लोग यहाँ पे एक वेदर फोरकास्ट लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे क्या है, वेदर्स हमारे यहाँ पे लोकेटेड है, मतलब हमारे जितना भी वेदर, मतलब क्या यहाँ पे हमारे सेल्सियस, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे यहाँ पे लोकेटेड है। एंड जो हमारे डे होते हैं 1, 2 नवंबर या फिर जो भी हमारा जनवरी, वो सब हमारे यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा वेदर, यहाँ पे हमारा डे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास टेलीमार्क दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसी को देख के हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाल ली रखी है। अब हमें धीरे धीरे करके इन सबको यहाँ पे लिख लेना है, जैसे हम लोग नॉर्मल में लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए, पहले क्या हमारा फर्स्ट हमारा क्या है, 5 है। तो हम 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 हमारा 10 से नीचे आएगा, तो हम लोग 10 को, मतलब जो हमारा 5 है उसको हम लोग यहाँ पे अलग अलग बनाते हैं ना, गैप रहता है बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, ये हमारा जो ऊपर की तरफ जो हमारा y जाता है, y एक्सेस, उससे एकदम से चिपका रहेगा, वहाँ से लेकर हमारा x एक्सेस पे रहेगा, तभी तो ये रिप्रेजेंट करता है 0 to 1, ये हमारा यही रिप्रेजेंट करता है 0 to 1। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 to 2,
तो यहाँ पे हमारे पैराग्राफ में क्या पे स्पेस होता है, यहाँ पे क्या है 1 2 2, यहाँ पे हमारे दोनों सेम है इसीलिए यहाँ पे चिपका हुआ है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हमारे क्या 15, तो यहाँ पे हमारा 15 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, देन हमारे पास है 20, देन हमारे पास क्या है 10, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे डेटा शो करता है हमारा हिस्टोग्राम। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए वो क्या है, नो गैप्स, एंड सबसे ज़्यादा सिमिलर चीज़ इसमें क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों में ही रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसमें नो गैप, वहाँ पे गैप रहता है। सो अब हम देखेंगे यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है, किसी किसी हिस्टोग्राम में क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो हमने देखा ना 0 to 1 है, तो वहाँ पे 0 to 1 की जगह क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा एक जिगजैग लाइन आ जाता है, इस टाइप का कुछ लाइन आ जाता है, जैसे हमारा हार्ट बीट होता है ना, तो वैसे ही हमारा जैसे हम हॉस्पिटल में देखते हैं, तो वही हमारा जो जिगजैग लाइन होता है वो वहाँ पे भी आ सकता है, जैग लाइन, या फिर हम इसे ब्रोकन लाइन भी बोल सकते हैं अपने मैथ्स के अंदर, मैथ्स के लैंग्वेज में, ठीक है। तो ब्रोकन लाइन हम इसको बोलते हैं। अब ये ब्रोकन लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, एक हिस्टोग्राम में, ये सिर्फ हिस्टोग्राम में रहता है, ना कि ये पैराग्राफ में नहीं रहेगा, ठीक है ना, जिसमें स्पेस रहता है उसमें नहीं रहता, ये हिस्टोग्राम में ही रहता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि 0 से 1 के बीच में मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो नेसेसरी नहीं है, सिर्फ इतना ही कि वो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आप उसको वो नेसेसरी नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये जैग लाइन यही प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है ना। सो ये था हमारा क्या, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा एंड हिस्टोग्राम इसे हम बोलते हैं, ठीक है। एंड हमने वेदर का एक इंफॉर्मेशन और एक एग्जांपल भी देख लिया कैसे करते हैं। एंड ज़्यादातर जितने भी हिस्टोग्राम के हमारे पास इंफॉर्मेशन रहते हैं ना, वो हमारे किस में रहते हैं, ज़्यादातर टेली मार्क्स में रहते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट भी हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। पाई चार्ट क्या होता है, एक सर्किल होता है जिसमें हम लोग अपने अपने मतलब जो हमें डेटा दिया होता है उसके हिसाब से हम लोग उसे मार्क कर देते हैं। एंड बचपन में क्या होता था, आप लोग क्या करते थे, अपना पॉइंट ले लेते थे, सेंटर पॉइंट, उसके बाद आप देख लेते, हम लोग इसी एग्जाम्पल को दिखाती हूँ मैं कैसे करते थे हम लोग। पहले 320 है तो आप 320 मान लो पूरा आधा ही बना देते थे, कि सोचते थे 320 से ज़्यादा होगा, 320 आधा बना दिया। अब 160 है, 160 को थोड़ा ज़्यादा दे दिया। अब 120 है उसको और भी थोड़ा ज़्यादा दे दिया, मान लो इतना दे दिया, ठीक है ना। और उसके बाद अब जो 80 एंड 40 उसको आप छोटा छोटा कर देते थे। ये आप क्या करते थे, अपनी इमेजिनेशन से करते थे, है ना। ये रियल का होता था क्या, ये रियल का नहीं होता था। तो अब हम सीखेंगे रियल का कैसे करते हैं पाई चार्ट, ठीक है ना, कैसे हम लोग बनाते हैं एकदम अच्छे से, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा एक नॉर्मल सा स्केल चाहिए होगा, आपको कुछ सर्कल सा चीज़ चाहिए होगा, एंड आपको एक कंपास चाहिए होगा, ठीक है, एक प्रोट्रैक्टर चाहिए होगा, सॉरी। सो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पे आइटम्स हैं हमारे पास, और यहाँ पे सेल एंड इंफ्रैक्शन एंड सेंट्रल एंगल। तो ये मैं बताती हूँ क्या है, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक शॉप है, उसमें बहुत सारे सामान जैसे ऑर्डिनरी ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक, बिस्किट, तो अदर्स मतलब और भी बहुत सारे सामान है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। तो ये आइटम्स हैं। एक दिन उस बेकरी शॉप में बहुत ज़्यादा मतलब सेल हो गई, ठीक है ना, इतने MRP पे वो सेल हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इस पूरे डेटा का हमें क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन नीडेड होगा, उसके लिए हमें नीडेड होगा इंफ्रैक्शन एंड देन सेंट्रल एंगल हमें नीडेड होगा डेटा का। तो हम लोग इनफ्रैक्शन कैसे निकालेंगे डेटा का, हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इसका टोटल पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा हमारा 720, ठीक है। तो इसका हमने टोटल निकाल लिया। एंड उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा टोटल नीचे लिखना पड़ेगा 720 एंड देन 320 ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 320 जब हम ऊपर लिखेंगे एंड जब हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना, जब हम इसे पूरा कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4/9, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमें सबका निकालना है। तो अब हम सबका निकालते हैं। तो अब हम देखेंगे फ्रूट ब्रेड का। तो क्या करना है, हमें 80 ऊपर लिखना है, 720 नीचे लिखना है। एंड जब हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/9। देन हमारा क्या है 160 है, एंड देन हमारे पास नीचे क्या है 720। तो अब जब हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/9। एंड अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 120
1/720। तो जब हम इसे पूरा कैंसिल आउट कर देंगे हमारे पास आंसर आएगा 1/6। एंड जब हम लोग 40 एंड 720 को जब हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1/18। आपको ऐसे ही करके पूरे का आपको कैंसिल आउट करके सबका आंसर निकाल लेना है, ठीक है ना। सबका आपको कैंसिल आउट करके सिंपलर फॉर्म में करके आपको सबका आंसर निकाल लेना है। तो हमारे पास आंसर आ गए 1/6, 1/18, 2/9, ऐसे करके हमारे सबके आंसर आ गए ना। अब हमें क्या करना है, इनका सेंट्रल एंगल निकालना है। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया। अब इस सर्कल को आप क्या करोगे, सर्कल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेंट्रल एंगल मतलब क्या होगा, सेंटर से लेकर उसका एंगल निकालना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे 320 है, तो जब हम इसका एंगल निकालेंगे तभी तो एकदम हम एक्यूरेट एक पाई चार्ट पे एक अपना एंगल बना पाएंगे ना, मतलब एक अपना सेक्टर बना पाएंगे। जैसे कि इतना सेक्टर है हमारा किसका, ऑर्डिनरी ब्रेड का, तो ये किससे हम कर पाएंगे, ये हम कर पाएंगे अपने प्रोट्रैक्टर की मदद से, ठीक है ना। अपने प्रोट्रैक्टर को रख के हम लोग एंगल देखेंगे ना उस पर, तो पहले हमें एंगल तो पता होना चाहिए तभी तो हम उसका एंगल लिख पाएंगे। तो हम लोग सबका सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको यहाँ पे आपने जो अपना फ्रैक्शन फॉर्म निकाला है उसे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको इंटू 360 डिग्रीज कर देना होगा, ठीक है। 360 डिग्री क्यों, क्योंकि ये पूरे एक सर्कल का क्या होता है, हमारा जो किसी भी उसका एंगल का पूरे एंगल क्या होता है हमारा 360 डिग्री होता है ना। जब हम नीडल यहाँ पे रखेंगे पूरी एक सर्कल बना देंगे तो वो क्या होता है, वो 360 डिग्री का पूरा बन जाता है। एंड कंपास को भी अगर हम 2 हिस्सों में कर देते हैं, मतलब 2 उसको ज्वाइंट कर देंगे 2 कंपास को, तो वो क्या बन जाता है हमारा, प्रोट्रैक्टर को अगर हम ज्वाइंट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा 360 डिग्रीज बन जाएगा। 180 हमारा ऊपर एंड उसके बाद 180 हमारा नीचे, तो वो हमारा 360 बन जाता है, ठीक है ना। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सब को अब कैंसिल आउट करना है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 160 डिग्रीज, ठीक है ना। तो हमें ऐसे ही सबका आंसर निकाल लेना है। तो मैं सबका आंसर डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ। नेक्स्ट वाले का हमारा आंसर आएगा 60 डिग्रीज, ठीक है। नहीं, हमारे नेक्स्ट वाले का आंसर आएगा फ्रूट ब्रेड का हमारा आंसर आएगा 40 डिग्रीज, ठीक है। 40 डिग्रीज हमारा इसका आंसर आएगा। जब हमें ऐसे ही 360 लिख के सबका यहाँ पे हमको फ्रैक्शन फॉर्म लिखना है, देन 360 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे डिग्रीज के रूप में लिखना है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, केक है हमारा। तो केक का आंसर हमारा क्या आएगा, 80 डिग्रीज आएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा क्या है, बिस्किट्स है। तो बिस्किट्स का आंसर आएगा 60 डिग्रीज, ओके। तो आपको सबको ऐसे ऐसे करके लिख लेना है। देन हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास अदर्स बचता है। तो जब हम अदर्स कर लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 डिग्रीज। तो मैंने सबका ऐसे ऐसे करके हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको। अब आपको क्या करना है, अब आपको नीड होगी एक प्रोट्रैक्टर की। अब आपको जो हमारा प्रोट्रैक्टर इस टाइप का दिखता है आप लोगों को पता ही है। तो ये जो प्रोट्रैक्टर उस पर सारे एंगल्स मार्क्ड होते हैं ना, तो वही आपको रख के इसमें क्या करना है, सेंटर पॉइंट ले लेना है। तो ऐसे ही हम लोग सब कुछ प्लॉट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा हो गया 20, यहाँ पे हमारा हो गया 40 डिग्रीज, देन 60, देन 160, देन 80। आपको अपने प्रोट्रैक्टर की मदद से प्रोट्रैक्टर को रखना है, अपना एंगल मार्क करना है और उसके बाद आपको इसी टाइप से अपना एंगल निकाल लेना है, ठीक है। सो ये था हमारा पाई चार्ट। एंड पाई चार्ट के हम लोग वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं इन फ्रैक्शन एंड सेंट्रल एंगल, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हमने 7th में पढ़ा था, 6th में पढ़ा था। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मतलब जैसे कि आप लोग हेड्स एंड टेल्स करते हैं, है ना। तो हेड्स एंड टेल्स में क्या चांसेस होता है कि आपका हेड्स आएगा या फिर क्या चांसेस होता है कि आपका टेल्स आएगा, उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका हेड्स आएगा, कि क्या प्रोबेबिलिटी आपका टेल्स आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझने से पहले उसका हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है ना। एंड उसके अंदर क्या है, 6 बॉल्स हैं और छोटे छोटे बॉल्स हैं। और उन सब पे क्या क्या लिखा हुआ है, उन सारे बॉल्स सिमिलर हैं, लेकिन उन बॉल्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग दी हुई है, ठीक है ना। एंड उस बॉल को शेक किया गया एक बार। एंड फिर मतलब यहाँ पे मान लीजिए कुछ आपका कुछ फेयर चल रहा है, फिर जो मेला बोलते हैं ना, वही चल रहा है। एंड अगर आपको इसमें से कुछ नंबर मिल जाएगा, जैसे कि मान लो आपको अगर इसमें से 6 मिल
गया तो आप लक्की विनर हो गए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि गेटिंग नंबर 6, क्या प्रोबेबिलिटी आपको नंबर 6 आएगा ही आएगा, तो आप क्या बता सकते हो कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि आपको नंबर 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी भी मैथ्स में हम लोग कैसे बता सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछा तो आप कैसे बता सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, फ्रैक्शन के फॉर्म में एक लाइन बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कि उसके अंदर टोटल कितने बॉल्स हैं, मतलब लाइक हमारे पास 6 बॉल्स है ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब जितने उसमें समान है टोटल, वो आपको यहाँ पे नीचे लिख देना टोटल। ठीक है ना, तो 6 है हमारे पास टोटल। एंड आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर क्या चांस है आपके 6 आने का। तो जो हमारे पास चांसेस है वो हमें अच्छे से ऊपर लिखना, चांस हमें समझ के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके यहाँ से पूछे कि आपका 6 आने की क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस कि आप अगर बॉक्स में हाथ डालोगे तो आपका 6 ही बाहर निकल के आएगा, तो क्या चांसेस है आपके 6 आएंगे। तो वो बताने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, वो बताने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमने लिख दिया, फिर आपको लिखना पड़ेगा आपके चांसेस क्या है। चांसेस हमारे क्या होंगे, 1 ही होंगे, क्योंकि 6 नंबर का बॉल तो एक ही है ना, तो चांसेस हमारे क्या होंगे, 1 ही चांस होंगे, क्योंकि 6 नंबर के बॉल, मान लीजिए 6 नंबर के बॉल 2 या 3 तो नहीं है ना, एक ही बॉल है ना 6 नंबर जिस पे लिखा हुआ है, तो हमारे चांसेस क्या हो जाएंगे, सिर्फ 1 ही चांसेस होंगे 6 आने के। 1 चांसेस में आया कि आया या फिर नहीं आया तो वो आपके भरोसे है। ठीक है, तो चांस हमारा क्या होगा 6 आने का, हमारा 1 ही होगा, क्योंकि बॉक्स में कहीं 2 6 तो है नहीं ना, एक ही 6 है, तो क्या हमारा चांस होगा, एक ही होगा, 1 ही होगा ना हमारा चांस। तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 हमारा चांसेस हो जाएगा फॉर गेटिंग नंबर 6। ठीक है, अगर अब आपसे पूछ दिया जाए, अगर मान लीजिए 2 6 हैं आपके बॉक्सेस में और आपसे पूछा गया है कि आपको क्या चांसेस है आपके 6 नंबर आने के लिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा, टोटल नंबर आपने लिख लिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, चांस ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे क्या होगा, 2 चांसेस होंगे हमारे 6 आने के लिए, 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 बॉक्स मतलब 2 हमारे उस पर बॉल्स पे लिखा हुआ है 6, इसलिए हमारे क्या हो जाएंगे, 2 चांसेस हो जाएंगे 6 के। ठीक है, अगर आप इनमें से हार डालोगे तो आपके चांसेस हैं कि 2 में से मतलब 5-6 में से हमारे पास 2 बार में कभी चांसेस हैं हमारे आने के। ठीक है ना, सो 2 चांसेस हैं हमारे पास आने के, क्योंकि यहाँ पे 2 6 के हैं। अगर हमारे पास एक ही 6 का होता बॉल तो हमारे सिर्फ एक ही चांसेस होते, अगर 2 यहाँ पे हमारे 2 चांसेस हो जाएंगे, है ना। तो यही होता है हमारा प्रोबेबिलिटी, और कैसे हम निकालते हैं पे प्रोबेबिलिटी। तो जब हमारे पास आ गया 2/6, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 1 2, 2 3 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, सो 1/3 हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ गेटिंग 6, अगर हमारे पास बॉक्स में 2 6 हैं। ठीक है, और अगर 1 6 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/6 होगा हमारे पहले वाले का आंसर। ठीक है, सो अब हम देखते हैं गेटिंग नंबर 4। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका नंबर 4 आने की क्या चांसेस है, ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तब भी आपको लिखना पड़ेगा टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम 6 है हमारे टोटल 6, एंड आपको अब प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 4 आ जाएगा, 1 ही होगा भाई, क्योंकि 4 यहाँ पे 2 जगह तो नहीं लिखा हुआ ना, ये 2 जगह नहीं लिखा हुआ, एक ही जगह लिखा हुआ है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सिर्फ 1/6 हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारी क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा डेटा हैंडलिंग NCERT एंड CBSE बेस। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए।